मछली वाले भाइयों, आपका स्वागत है आपके इस चैनल पर। जैसा कि हमने पहले ही बताया है, मैं एक फ़िश फार्मर हूँ। मैं तकरीबन 2 सालों से फ़िश फार्मिंग कर रहा हूँ। इन 2 सालों में हमने बहुत सारी बातें हैं जो कि नोटिस किया है। जो हमारे नए फ़िश फार्मर्स हैं या बिगनर्स हैं या जो स्टार्ट करना चाहते हैं, उनमें इन्फॉर्मेशन को लेकर, नॉलेज को लेकर बहुत ज़्यादा अभाव रहता है। उनको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पता होता है कि हमें फ़िश फार्मिंग करनी कैसे, कब करनी है और इस कल्चर करने का एग्जैक्ट टाइम क्या है, सूटेबल टाइम क्या है। तो इन्हीं सब अभाव को दूर करने के लिए मैं फ़िश फार्मिंग के साथ साथ कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी बना रहा हूँ, जिससे कि मछली वाले भाइयों को फ़िश फार्मिंग करने के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, वे आसानी से फ़िश फार्मिंग कर सकें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो लोग फ़िश फार्मिंग करते हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके क्या बेसिक से सवाल रहने चाहिए। उन्हें कौन कौन सी बातें हैं जो कि जाननी चाहिए फ़िश फार्मिंग करने से पहले। अगर हम इन सवाल और क्वेरीज़ को ध्यान में रखते हुए फ़िश फार्मिंग करते हैं, तब हम एक अच्छे और सक्सेसफुल फ़िश फार्मर बन सकते हैं। नहीं तो हमें इस फार्मिंग ईयर में नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इस नुकसान से बचने के लिए जो क्वेरीज़ के सवाल हैं, उन सवालों पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आप किस मेथड में फ़िश फार्मिंग करना चाहते हैं, यानी कि किस पद्धति में फ़िश फार्मिंग करना चाहते हैं। फ़िश फार्मिंग करने से पहले आपको पद्धति का चुनाव करना चाहिए। अगर आप आरएस पद्धति का चुनाव करते हैं, आरएस मेथड से फ़िश फार्मिंग करना चाहते हैं, तो आप कौन सी मछली का पालन करेंगे, क्या वह मछली बाज़ार में बिकेगी, अगर बिकेगी तो वह कितनी साइज़ की होनी चाहिए जिससे कि वह आसानी से मार्केट में बिक जाए। और यह जो आप आरएस का सेटअप करना चाहते हैं, वह कहाँ पर करना चाहते हैं, उसका सेटअप कॉस्ट कितना आने वाला है, यानी कि खर्चा कितना होने वाला है, और हार्वेस्ट के बाद उसमें कितना बचने वाला है। ये सब बातें हैं जो कि हमें पद्धति के चुनाव करने से पहले ध्यान देना होता है। अगर आप बायोफ्लॉक से फ़िश फार्मिंग करना चाहते हैं तो उसकी क्या कॉस्टिंग आने वाली है, उसमें हम कौन सी स्पीसीज़ की मछली पालेंगे। जैसे फंगेसियस है, फंगेसियस को लोग बैकर भी बोलते हैं, प्यासी भी बोलते हैं, जगह के आधार पर नाम बदल जाते हैं। और तिलापिया है, रूपचंदा है, कवई है, श्रिम्प्स हैं, सिंघी हैं। श्रिम्प्स का कल्चर तो अब बढ़ता ही जा रहा है। हमें इन सब मछलियों में से अपने लोकल मंडी के आधार पर मछलियों का चयन करना है कि हम कल्चर करें, उसके बाद हमें बेचने में आसानी रहे। अगर आप बायोफ्लॉक या आरएस मेथड से न जाकर अगर आप पॉन्ड कल्चर से फ़िश फार्मिंग करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले ज़मीन का चयन करना चाहिए। वह ज़मीन किस प्रकार की है, किस टाइप की है। वहाँ की जो ज़मीन होनी चाहिए वह अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जो पॉन्ड कल्चर होता है उसमें तो 2 ही चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, पहला वाटर, दूसरा सॉयल। अगर हमारा सॉयल ही दिक्कत करता है तो हम मछलियों में ग्रोथ कैसे करा पाएंगे। उनकी जो मोर्टेलिटी रेट, यानी कि जो मरने की गिनती होगी, वह बढ़ती जाएगी। अब दूसरे सवाल पर आते हैं। फ़िश फार्मिंग करने के दौरान जो हमारा वाटर है वह कैसा है, पानी रुका हुआ है या बह रहा है। जैसे आरएस में वाटर जो होता है वह रिसर्कुलेट होता रहता है, यानी कि टैंक में फिल होता है, फिल होने के बाद वो वाटर वेस्ट के साथ निकलता है, फ़िल्टर होता है, फिर हमारा पुनः वाटर टैंक में आ जाता है। ऐसे ही बायोफ्लॉक में हमें केमिकल्स के थ्रू वाटर के पैरामीटर्स को कंट्रोल करना होता है। और पॉन्ड कल्चर में उसमें हम वाटर फिलिंग कर देते हैं। करने के बाद उसमें तो 2 ही चीज़ होता है, वाटर एंड सॉयल। दोनों में से अगर हमारा कोई भी दिक्कत करता है तो हम कैसे फ़िश फार्मिंग अच्छी कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। अगर आप आरएस लगा रहे हैं तो उसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, गहराई क्या है। अगर बायोफ्लॉक है तो उसका गोलाकार क्या है। अगर कच्चा तालाब है तो उसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई क्या है। क्योंकि पानी के वॉल्यूम को जानने के लिए डायमेंशंस का पता होना चाहिए कि हम इन पद्धति में कितना पानी भर रहे हैं। पानी के आधार पर ही हमें पता चलता है कि हम इन पद्धति में कितनी फ़िश की स्टॉकिंग कर सकते हैं, यानी कि कितनी डेंसिटी रख सकते हैं। हम एक टैंक में 15,000 20,000 बच्चे रख दें, 1 एकड़ में 50,000 बच्चे डाल दें, ऐसा नहीं होता है कि सबकी फिक्स डेंसिटी रहती है कि हम एक टैंक में 4,000 5,000 6,000 बच्चे ही रख सकते हैं। यह हम आरएस की बात कर रहे हैं। और जैसे कच्चा तालाब होता है उसमें हम 1 एकड़ में 5,000 ही बच्चे रख सकते हैं, आईएमसी।
अगले सवाल पर आते हैं कि लोग जो पूछते हैं मछलियाँ तो हमने पाल ली, स्टॉक भी कर लिया, उनको खिलाएंगे क्या। तो उनको हम ये बता दें कि मार्केट में बहुत सारे कॉमर्शियल फीड जो कि न्यूट्रिशनल वैल्यू उनकी बहुत अच्छी है वे अवेलेबल हैं, जैसे सीपी है, ग्रोवेल है, आईबी है। लेकिन हम पर्सनली बताएं तो आईबी का हमने यूज़ किया है तो उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छा है, फैट परसेंटेज है, प्रोटीन परसेंटेज है, इनसे ग्रोथ भी अच्छा होता है। तो आप इनको परचेज़ करिए और खिलाइए। ये लमसम बॉडी वेट के स्टार्टिंग में ये बॉडी वेट के 6 से 7% तक इनको खिलाया जाता है। जैसे जैसे इनका ग्रोथ होता जाता है मछलियों का, वैसे ये फीड ये 2 से 3% तक आ जाता है। अब अगले सवाल पर आते हैं जो कि लोगों द्वारा सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, ये जो मछलियां हैं वे बीमार होंगी तो हम कैसे जानेंगे। इसका सिंपल सा जवाब है, उनकी जो फिज़िकल चेंज होते हैं, बिहेवियर चेंज होते हैं, उनमें बदलाव हम जान सकते हैं कि वे बीमार होने वाली हैं या पहले से बीमार हैं। जैसे मछलियां खाना नहीं खाती हैं, पानी के अपर सरफेस पे आ जाती हैं, स्किन जो होता है उनका फेड होने लगता है, स्किन छूटने लगती है, टेल जो होती है गायब होने लगती है। ऐसे ही आईएमसी में जो इनके स्केल्स होते हैं वो गायब हो जाते हैं, उनमें दाग धब्बे लग जाते हैं, टेल जो होती है वो गायब होने लगती है। ये अपने बॉडी सरफेस को वॉल सरफेस में या फिर बैम्बू वगैरह जो बीच में लगे होते हैं कच्चे पॉन्ड में, या जो आरएस का सेटअप है उसमें जो वॉल सरफेस होता है उनसे रब करने लगती हैं। ये कुछ बेसिक से लक्षण हैं जिनके आधार पर हम खूब आराम से जज कर सकते हैं कि जो हमारी मछलियां हैं वे बीमार होने वाली हैं या पहले से बीमार हैं। जब आप फार्मिंग में घुसते हैं तब आपको बेसिक से बेसिक बातों का पता चलता है। तो मछली वाले भाइयों, फ़िश फार्मिंग करने से पहले ये जो कुछ बेसिक से सवाल थे, क्वेरीज थी, क्वेश्चंस थे, इनको ध्यान में रखते हुए अगर आप फ़िश फार्मिंग करते हैं तो आप एक अच्छे और सक्सेसफुल फ़िश फार्मर बन सकते हैं और अच्छा मुनाफा बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।